देख लेते हैं फटाफट अंदाज में आज दिन भर की खबरों का अपडेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन योजनाओं में 2,817 करोड़ रुपए का डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए की योजना शामिल है। इसके अलावा बागवानी के सतत विकास के लिए कैबिनेट ने 860 करोड़ रुपए की एक और बड़ी योजना को हरी झंडी दिखाई है। मोदी कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता केन्स की ओर से प्रस्तावित सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट लगाने के 3,300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित इकाई गुजरात के साणंद में स्थापित की जाएगी। केन्स के प्लांट की क्षमता 6.3 मिलियन चिप्स प्रतिदिन है। ये प्लांट 46 एकड़ में बनेगा और इसके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा केन्स इंडस्ट्री को जाएगा। इसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है। केन्स इकाई में बनाए जाने वाले चिप्स विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ये पूरे देश के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी हो भी तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कह रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए आज सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 बजे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने विभव के जेल में बिताए 100 दिनों का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आपको बताएं कि 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मुलाकात करने उनके घर पहुंची थी। उस दौरान उनकी विभव कुमार से बहस हो गई और बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि विभव ने उनके साथ मारपीट की है। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी ट्रैक पर भूस्खलन हो गया। इसकी चपेट में आने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO ने बताया कि ट्रैक पर भूस्खलन हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई। रविवार को मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 12 सितंबर तक साफ मौसम की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसमें कहा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश में कुछ दिनों में अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 35 गांवों के लोग आदमखोर भेड़िए के खौफ में अभी तक रह रहे हैं। कल रात भेड़िए के हमले में एक 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। इससे पहले भेड़ियों ने एक बच्चा, एक महिला और बुजुर्ग पर हमला कर घायल उन्हें कर दिया। बहराइच में खूंखार भेड़िए 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले चुके हैं। इन गांवों में लोग रात भर जागकर घरों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी 2 भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। कल रात लगातार दूसरी रात थी जिसमें भेड़ियों ने हमला किया। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने, उनकी मॉनिटरिंग करने और घटनाओं के बढ़ने के कारणों पर मंथन करने के निर्देश दिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद मानव वन्य जीवन संघर्ष की घटनाओं को लेकर कई जिलाधिकारी सक्रिय हो गए हैं और आनन फानन में टीम बनाकर कॉम्बिंग की जा रही है। गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ और बारिश के चलते 2 दिनों में आंध्र में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हुई है। दोनों राज्यों में 140 ट्रेन कैंसिल हुई हैं। 54 से ज्यादा ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं। एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। उफनती नदियों के कारण निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। आंध्र प्रदेश में 1998 के बाद से ऐसी बाढ़ आई है। 17,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। विजयवाड़ा में करीब 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कुछ इलाकों में 10 फीट तक पानी भर चुका है। तेलंगाना में सूर्यापेट, भद्राद्री, कोडागुडेम, महबूबाबाद जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश के कारण नेशनल हाईवे 707 सहित कुल 109 सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग ने कल तक चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, कुल्लू और किन्नौर के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बाढ़ आने के खतरे की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही कल तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश और आंधी और गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में सिरमौर जिले का नाहन सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान रहा, जहां 143.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग का आईपीओ आज से निवेश के लिए ओपन हो गया है। पहले दिन ही यह आईपीओ 10.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। निवेशक इस आईपीओ में 4 सितंबर तक पैसा लगा सकेंगे। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग इस इश्यू के जरिए कुल 168 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 135 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। वहीं कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए 32 करोड़ रुपए के शेयर बेच रहे हैं। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग ने इस इश्यू का प्राइस बैंड 503 से 529 रुपए प्रति शेयर तय किया है। एक लॉट 28 शेयरों का, यानी कि रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,812 रुपए लगाने होंगे। बाजार स्टाइल रिटेल का आईपीओ दूसरे दिन तक 4.5 गुना से ज्यादा भरा है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 370 से 389 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशक इस आईपीओ में 3 सितंबर तक पैसे लगा सकेंगे। बाजार स्टाइल रिटेल ने इस इश्यू के जरिए 834 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। आईपीओ का लॉट साइज 38 शेयरों का है, यानी कि निवेशकों को कम से कम 14,782 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह ने इस आईपीओ में लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। डाइवर्सिफाई एनबीएफसी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ अगले सप्ताह 9 सितंबर को खुलने जा रहा है। इसमें 11 सितंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे। आपको बताएं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फाइनेंस की पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी है। वर्षों बाद बजाज समूह की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कंपनी के आरएचपी के मुताबिक आईपीओ के लिए प्राइस बैंड की डिटेल 3 सितंबर यानी कि कल जारी की जाएगी। आईपीओ का साइज 6,560 करोड़ रुपए होगा। इसमें 3,560 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। साथ ही 3,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। आईपीओ में निवेश करने वाले 54% लोग लिस्टिंग के 1 सप्ताह के भीतर ही शेयर बेच देते हैं। वहीं लिस्टिंग के 1 साल के भीतर यह संख्या 70% तक पहुंच जाती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्टडी में यह खुलासा हुआ है। सेबी ने अपनी स्टडी में कहा है कि निवेशकों के बीच एक मजबूत डिस्पोजिशन पैटर्न देखा गया है। जिन शेयरों की वैल्यू बढ़ी उन्हें निवेशकों ने पहले बेच दिया और जिनकी वैल्यू कम हुई उन्हें होल्ड किया। सेबी ने अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच ये स्टडी की थी। इसमें मार्केट रेगुलेटर ने 144 मेन बोर्ड आईपीओ पर इन्वेस्टर बिहेवियर का अध्ययन किया। मारुति सुजुकी अपनी चुनिंदा कारों की कीमत 6,500 रुपए तक घटा चुकी है। कंपनी ने ऑल्टो, K10 और एस्प्रेसो के चुनिंदा वेरिएंट के दाम कम किए हैं। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। एस्प्रेसो LXI पेट्रोल की कीमत 2,000 रुपए घटाई गई है। वहीं ऑल्टो K10 VXI पेट्रोल के दाम 6,500 रुपए घटाए गए हैं। मारुति सुजुकी की अगस्त में कुल बिक्री 4% घटकर 1,82,000 यूनिट रही। ऑल्टो और एस्प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री अगस्त में घटकर 10,648 यूनिट रही, जबकि एक साल पहले इसी महीने में ये 12,209 यूनिट थी। टाटा मोटर्स ने अपनी नई कूपे स्टाइल एसयूवी टाटा कर्व के पेट्रोल डीजल वर्जन को लॉन्च कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया था। आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस मिड साइज एसयूवी को कंपनी ने 9,99,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया।
इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 17,70,000 रुपए तक जाती है। टाटा मोटर्स का कहना है कि टाटा कर्व को व्यावहारिक रूप से भारतीय परिवार के लिए डिजाइन किया गया है, जो लंबी ड्राइव के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं। कंपनी ने इस कार को 3 अलग अलग इंजन विकल्पों के साथ पेश किया है।